हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो मिशन मे 20 में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग मे 23 के लिए अब लॉ और ऑडिट की करने वाले हैं जबरदस्त तैयारी। और खास करके जो लोग नवंबर 22 के अटेम्प्ट के अंदर किसी वजह से पास नहीं हो पाए, तो उन लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक चीजें जो है वो मैं यहां पर लेकर के आ रहा हूं। पूरा रिवीजन जो है वो हम लोग यहां पे करने वाले हैं इन दोनों ही सब्जेक्ट्स का, और साथ में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो इस बार हर हाल में हमको एग्जाम क्लियर करवा के मानेंगी। तो बस मेरे साथ आप तैयारी के अंदर लग जाइए। और आज का जो पहला वीडियो है बच्चे लोगों, उसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं यार, आखिर ऑडिट में दिक्कत आती क्या है ना। ये दो तीन चीजें जो मुझे नजर में आती हैं कि ऑडिट में आखिर हम लोग गड़बड़ी कहां कर देते हैं। मेन चीज तो ये कि जब आप बोथ ग्रुप कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार सेकंड ग्रुप के ऊपर हमारा जो फोकस है वो कई बार बहुत कम हो जाता है ना। जैसा प्रैक्टिकली मैंने फील किया कि यार सेकंड ग्रुप लगता है कि ठीक है, ऑडिट जो हो गया या एएसएसएम हो गया उसको सबसे लास्ट में कर लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे, या जितना तैयारी होना चाहिए उतना टाइम शायद हम लोग इन सब्जेक्ट्स को नहीं देते और इस वजह से हमारे मार्क्स जो है वो नहीं आते। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं सर, हमने तो इसमें बहुत टाइम दिया था फिर भी नहीं हो पाया। तो वही चीज भी हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर के प्रेजेंटेशन के अंदर दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर हमने तो थोड़ा सा पढ़ा लेकिन फिर भी हम लोग बढ़िया पास हो गए, तो भाई बहुत बहुत बधाई आपको। हो सकता है कि आपका कह सकते हैं कि जो रिटन स्किल है, जो आपका स्टडी का पावर है, प्लस आपका जो लग है वो बहुत स्ट्रांग रहा होगा, इसलिए आप निकल गए, तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, तो अपनी तरफ से हमको एक जबरदस्त तरीके की तैयारी जो है वो यहां पे करनी ही पड़ेगी। तो आज जो चीज आपसे खास बात करने वाला हूं, कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, कुछ आंसर्स आपको मैं बताने वाला हूं जो हमको लिखने के तरीके के अंदर काम में लेने चाहिए, जिससे हम बढ़िया तरीके से मार्क्स जो है वो स्कोर कर सके। ठीक है, तो पेपर पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहां पे रहेंगे ऑडिट के अंदर। एमसीक्यू हमारा 30 मार्क का है और जिसमें से 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस रहते हैं और हमारे 5 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क के हो गए, इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी इसमें करीब करीब इंक्लूड रहते हैं। एक नॉर्मल सा पैटर्न है जो इधर उधर भी हो सकता है, कई बार एमसीक्यू कम ज्यादा कर सकते हैं वो मार्किंग में। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट जो है वो 14 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सीधा सीधा सा दिखता ही है। हाँ, 8 में से 7 आपको करने होते हैं जो 14 मार्क्स के रहते हैं, और अदर क्वेश्चन हमारे जो है वो 56 मार्क्स के आने वाले हैं। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। 6 क्वेश्चंस टोटल हैं जिनमें से 5 आपको करने हैं डिस्क्रिप्टिव वाले में, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होगा और जिसके अंदर हमेशा आता है करेक्ट और इनकरेक्ट वाला पोर्शन ही। और उसके अलावा बच्चे लोगों, जो आपका 6 क्वेश्चन है उसमें कई बार इंटरनल चॉइस भी होती है ना, कि जिसमें आपको इंटरनली भी और वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आप 2 में से कोई एक कर सकते हैं। ऐसा नॉर्मली पेपर पैटर्न अपने को देखने को मिलता है। अब हमने कहा कि सर मार्क्स में कहां दिक्कत रही। देखिए, कई सारे लोगों की कॉपीज में देखा मैंने, मतलब मार्क्सशीट में देखा मैंने, उनको बोला भी मैंने कॉपीज मंगवाने के लिए, यार 39 मार्क्स कहीं में आकर के ऑडिट के अंदर रुक रहे हैं। एएसएसएम के अंदर भी यही हो रहा है, 35, 36, 37, 38, 39, 32। तो आखिर दिक्कत क्या। सबसे पहला पोर्शन तो बच्चों, जब आपके साथ में अगले लेक्चर के अंदर, जब मैं लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करना शुरू करूंगा, तो पहले तो ये डिसाइड कर लो यार कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन रेगुलर बनते हैं और जो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग स्ट्रांगली कर सकते हैं ना। पूरे कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, 13 चैप्टर टोटल है, तो उनमें से कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे ना जिनको हम बहुत मजबूती के साथ में तैयार करके जा सकते हैं। तो एक काम तो ये करना है कि उन चैप्टर्स को चूज कर लेना है और उनमें अपनी जान लगा देनी है, उसको बहुत बेस्ट तरीके से अपने को कर लेना है। ठीक है, फिलहाल यहां जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो भी लैंग्वेज आप लिखेंगे उसमें सबसे पहला काम बच्चों, कीवर्ड्स को हमेशा यूज करिए। देखिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेमन लैंग्वेज है ना, कॉमन, हमको चीजें आती तो है, अब हमने चीजें जो आती है उसको एकदम नॉर्मल वोकैबुलरी के अंदर लिख दिया, जबकि आईसीई वहां पे क्या चाहता है कि आप कुछ टेक्निकल वर्ड्स वहां पे यूज करें जो आपको मेनली मिलेंगे आईसीई के स्टडी मटेरियल के अंदर या उनकी आरटीपीस के अंदर, या सजेस्टेड आंसर्स जब आप देखेंगे तो कई सारे, देखो मैं एज इट इज कॉपी करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई सारे कीवर्ड्स वहां ऐसे हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं, वो हम अपने आंसर के अंदर यूज करेंगे। ठीक है ना, लर्न द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को लर्न करिए एंड इंप्रेस द पेपर चेकर एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट। जब भी कॉपी चेकर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो उन कीवर्ड्स को, अगर वो कीवर्ड्स उसके नजर में आ गए कि हाँ भाई ये चीज आपने लिखी है,
तो समझ लीजिए कि आपको वहां पे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उस वर्ड को ज्यादा इजी लैंग्वेज में करने का, यार उसका कोई सप्लीमेंट्री वर्ड हमने ढूंढ करके लिख दिया, ऐसा ट्राई अपने को नहीं करना चाहिए। पहली कोशिश तो आप लोग ये करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ये एग्जाम्पल मैं नॉर्मली अपने ऑडिट के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को क्लास के अंदर भी दे देता हूं, तो आप ये भी देखें। जैसे कि किसी ने लिखा कि क्रिएट और डिजाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी जगह जो एक्चुअल वर्ड है वो है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम उसी तरह से अगर किसी ने लिख दिया गॉट एश्योरेंस, तो गलत हो जाएगा। सही वर्ड है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। तो इतना वोकेबुलरी तो हमारा मजबूत होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने लिख दिया ऑडिट डन, यार ऑडिट डन किया, ऑडिटर हैव टू डन ऑडिट। एक्चुअल में होना चाहिए कंडक्ट द ऑडिट। जो वर्ड है वोकैबुलरी वो ऐसे यूज होती है। फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ओपिनियन के साथ वर्ड क्या आना चाहिए, फॉर्म एंड एक्सप्रेस आना चाहिए। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल और नॉट, ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो इस तरीके के वर्डिंग्स जो है वो हमको यूज करने चाहिए। तो जनरली हम जो लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल और नॉट, ज्यादा बेटर क्या है कि गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड से बचे लोगों जो हमको यूज करने चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड हैं। जब भी आप कोई थ्योरी को पढ़ते हैं तो उनमें से कीवर्ड को सेलेक्ट करिए। और अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि ऐसे ने खुद ने भी क्या कर रखा है कि उन कीवर्ड्स को अपने स्टडी मैट में हाईलाइट करके रखा है। उनको अगर आप यूज कर लेते हैं तो अपने को मार्क्स बढ़िया मिलने वाले हैं। सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है उसको कैसे करना पड़ेगा बच्चों, वो प्रैक्टिस से होगा। अभी भी हमारे पास में कुछ समय है जहां आप आंसर्स को लिखने का रिटर्न प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस डालेंगे तो आपसे बहुत आराम से सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि भी आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो भी देखो। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सर आंसर को पॉइंट्स में लिखना चाहिए, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहिए। मेनली अगर आपसे यह पूछा गया है किसी भी क्वेश्चन में कि चीजों को एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब करिए या एनालाइज करिए, तो ट्राई करिए कि आप आंसर को पॉइंट्स में नहीं लिख करके पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। अब एक दिक्कत हमको लगे कि सर पैराग्राफ फॉर्म में तो हमको याद ही नहीं होता है, हमने तो छोटे छोटे पॉइंट्स करके याद रखा है। दिक्कत क्या है, याद भले पॉइंट्स में करिए लेकिन प्रेजेंट करते वक्त उन्हीं पॉइंट्स को एक पैराग्राफ के अंदर डाल दीजिए, तो अपना जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। बाई चांस अगर आपसे पूछा जाता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, प्रोसेस बताइए, लिमिटेशंस बताइए, तो वहां पे जो आंसर आपको पॉइंट्स में दे रखे उनको पॉइंट्स के अंदर ही देना चाहिए, बराबर। लेकिन स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी पैरा देकर के फिर आपको आंसर्स लिखने चाहिए बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, फिर एक सवाल ये भी मुझसे पूछा गया कि सर वहां हम लोग चार्ट बना के आ सकते हैं क्या? कई चीजों के बारे में हमारे पास कुछ बढ़िया से चार्ट होते, तो हमने जैसे इनहेरेंट लिमिटेशन को समझाना है तो हमने एक बढ़िया सा चार्ट बनाया, उसमें जो 4 पॉइंट है उनको डिस्क्राइब कर दिया। तो मेकिंग चार्ट इन योर आंसर शीट जो है वो आपके प्रेजेंटेशन को बढ़िया बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही है। पेपर चेकर को अपील भी कर सकता है बच्चे लोगों को, लेकिन वो तभी करना है जब आपके पास में समय हो। सिर्फ चार्ट बनाने से कई बार आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप सपोर्टिव वे में कहीं पर किसी टॉपिक का चार्ट बनाना चाह रहे हैं या लास्ट में जाके समय कब है आपके पास और आपको लग रहा है फटाफट चार्ट फॉर्म में ढंग से आपने समझा दिया तो काम हो जाएगा, लेकिन फिर प्रॉपर चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा ड्राइंग की तरह से आप बना करके आ गए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और जो भी कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखते हैं उसको अंडरलाइन कर दो, तो इससे कॉपी चेकर को बहुत इजी हो जाता है। यार ये बच्चे ने यहाँ पे इस तरह से चीजों को लिख दिया है, ये वर्ड्स हमको दिख गए हैं, तो मार्क्स देने में बहुत इजी होता है। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों जो फॉलो करनी चाहिए। अब जो बात आपसे मैं करने वाला हूं वो बहुत खास बात है, सब लोग इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आपको मदद करने वाली है बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन में। और इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा सीधा इस बार के ऑडिट के पेपर पर। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों करेक्ट और इनकरेक्ट का है। सेकंड क्वेश्चन पे अगर बात करूं, चलो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन तो बच्चे लोगों कंपनीज एक्ट भी अगर किसी ने पढ़ा है तो बहुत आराम से सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी पूछा था। और शेड्यूल थर्ड में आपने भी नया प्रेजेंटेशन देखा ही है प्रमोटर शेयर होल्डिंग का, सिंपल सा एक चार्ट बना के आना था कि भी नंबर ऑफ प्रमोटर्स, नेम ऑफ प्रमोटर कितना है, शेयर होल्डिंग कितनी है, चेंजेस कितना हुआ, वो अपने को बना करके देना चाहिए था। अब एक क्वेश्चन यहां से मैंने उठाया, देखिएगा सिंपल क्वेश्चन था, 4 मार्क का क्वेश्चन है। CAP is appointed as an auditor of XYZ Limited for the financial year 21-22. The management of XYZ Limited has requested the auditor to change the terms of original engagement as the company has diversified business and few new products have been introduced by the company. ठीक है, can CAP agree to the request made by the management?
प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन बना दिया। लेकिन पूछा क्या है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस कैन द क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट टू द ऑडिटर फॉर अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। बहुत सिंपल चीज पूछ ली बच्चों कि वो सर्कमस्टांसेस बताइए जहां पे क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट, जब क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करता है ऑडिटर को या टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आप चेंज करिए। सबको पता है ऐसे 210 से इसका आंसर जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं इसके आंसर पर लेकर के चलता हूं बच्चों। देखिएगा, अभी तक आईसीए ने अपने सजेस्टेड इशू किए नहीं है। स्टडी मैट से अगर बात करूं बच्चों तो इसका आंसर हमको मिलता है यहां पे, ये देखिए स्टडी मैट का जो फर्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 1.40 पे ये रहा, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट। अब बहुत सीधा सीधा सा है, जैसे ही आपने इसको लिखना शुरू किया, बाय चांस आपको लगता है कि सर फर्स्ट पैराग्राफ तो हमको याद नहीं है, कोई बात नहीं, मत लिखिए। अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, हमेशा की तरह बच्चों पहले ऐसे 210 और उसका नाम जो है पूरा अपने को लिखना चाहिए, क्योंकि वहीं से अगर हमारा क्वेश्चन बना है तो एग्रीइंग इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट तो अपने को लिखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द मैनेजमेंट मे रिजल्ट फ्रॉम, अपने से पूछा था कि क्यों किया जाता है। ये 3 सिचुएशन अपने को दे रखी है बच्चे लोगों। अब देखिए आईसीए ने खुद ने क्या कर रखा है, चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, देखो बोल्ड लेटर में दे दिया। तो अगर अफेक्टिंग नीड ऑफ सर्विसेज आपको नहीं भी याद रहता है बच्चों तो टेंशन नहीं है, आप चेंज इन सर्कमस्टांसेस को लिख सकते थे, बराबर। सेकंड नंबर, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कीवर्ड हमारा हो गया, बराबर। ठीक है, नेचर ऑफ ऑडिट अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एनी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। ठीक है, तीसरे नंबर पे बच्चों आ गया रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। सर ये क्या चीज होगी बहुत सीधा सा हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कि भाई कोई स्कोप ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन है जो मैनेजमेंट इंपोज कर रहा है, ऐसा कुछ अगर है क्या, तो ये चीजें जो हैं तो इन्होंने खुद ने ही आपको दे दिया कि हाँ भाई अच्छा चार्ट जो बनाया उसमें भी इतने ही वर्ड्स दे रखे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इतने वर्ड्स भी वहां पे लिख दिए, ये चीजें भी लिख दी, तो आपको मार्क्स वहां पे मिलने वाले हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि यार कॉपी कैसे चेक होता है, आईसी का नर्व्स पकड़ना सीखिए। आंसर कैसे लिखना है, अगर आपको नर्व्स पकड़ में आ गई कि हाँ यार ये चीजें लिख दी तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे। मैं भी समझता हूं पूरा स्टडी में आप लोग नहीं पढ़ सकते हो, इतनी सारी स्टडी नहीं कर सकते हो, लेकिन जो कर रहे हो वो तो बहुत बेटर तरीके से करो ना। जैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो वैसे आप ये भी पढ़ते हो, बराबर। तो ये चीजें अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप काम को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर अपने को इस तरीके से यहां से निकाल करके लिखना चाहिए था। तो कीवर्ड्स, अच्छा आप आगे के पैराग्राफ्स भी अगर देखोगे, ये देखो बच्चों, ऑडिटर वुड कंसीडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, ऑडिटर उसको कंसीडर करेगा, ठीक है ना। फिर अगले पैराग्राफ में जाऊं तो इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट, अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है टू चेंज द एंगेजमेंट तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज मना करेगा, और मना करेगा तो विड्रॉ वाली टर्म्स भी कर सकता है। वो सब अपने को आंसर में डालना चाहिए था। तो ये उनके लिए कीवर्ड्स है बच्चों। ये वोकैबुलरी अगर आंसर में दिख गई तो आपको श्योरली वहां पे बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अपने आंसर में इन चीजों को डालना आप सीख जाइए, बराबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलता हूं आपको मैं। 2-3 क्वेश्चंस यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस सेशन के अंदर, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर पाए। अगला एक क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर दी मैटर्स दैट ऑडिटर शेल कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल। ऑडिट सैंपल डिजाइन करते वक्त कौन सी चीजें जो हैं वो ऑडिटर कंसीडर करेगा। आप हमारा 7 चैप्टर इसके लिए काम करता है, मैंने लिखा हुआ है देखो, ऐसे 530 काम करता है। और आपके लिए मैं सीधा स्टडी मैट में इसको लेकर के चलता हूं। मैंने इसका आंसर जो है वो यहां पे ले रखा है, आपको दिखा रहा हूं। मैं सीधा सारी चीजें स्टडी मैट से ही बता रहा हूं कि आखिर स्टडी मैट इस पर कैसे काम कर रहा है। ये देखिए यहां पे सैंपल डिजाइनिंग के अंदर इन्होंने यहां पे लिख दिया कि जब आप डिजाइन करेंगे तो क्या चीजें कंसीडर करनी है। तो यही आपको एक लिस्ट दे रखी है कि क्या चीजें कंसीडर होगी। तो ये रहा अपना सैंपल डिजाइनिंग, ठीक है। तो क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले देखो इन्होंने खुद ने कीवर्ड्स बना दिए। ऑडिटर का कंसीडरेशन क्या होगा, सबसे पहले ऑडिटर हैव टू कंसीडर स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड, है ना। अब टू बी अचीव की जगह टू बी गेट आपने लिख दिया, और भी कुछ लिखना है, टू बी गॉट, जो भी अपनी लैंग्वेज बनानी हो, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस वहां पे आना चाहिए। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर क्या कंसीडर करना है, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर
अकॉर्डिंग ऑडिट एविडेंसेस, ऐसे 500 में जो ऑडिट एविडेंसेस है वो भी उसको कंसीडर करने पड़ेंगे। और इसमें एक बढ़िया चीज अपने को मिल जाएगी, देखो जब आप इसको पढ़ेंगे, द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द ऑडिट सैंपल इज ड्रॉन इज कंप्लीट, ये अपने को चीज, काम की चीज मिल गई। तो पहला चीज क्या कंसीडर करना है कि यार स्पेसिफिक पर्पस क्या है, ठीक है। सेकंड नंबर, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस क्या मिल रहे हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग ऐसे 500, जो ऑडिट एविडेंसेस इस पॉपुलेशन में से निकाल रहे हो वो कंप्लीट है कि नहीं है, ये चीज इसमें से हमने निकाल करके लिख दी, तो समझ जाइए हमको मार्क्स यहां पे मिलने वाले हैं बराबर से। तो ये वर्ड्स जो आईसीआई ने खुद ने आपको यहां पे दे दिए बच्चे लोगों, वो अगर आप निकाल करके लिख देते हैं तो श्योरली अपने को यहां पे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक आध पॉइंट किसी ने और लगा दिया कि सर यहां पे भी दे रखा है, देखो ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड्स, तो ये भी कंसीडर कर लेगा वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड डेविएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, तो मिस स्टेटमेंट को भी चलो वो कंसीडर कर लेगा वो डिजाइन करते वक्त में। बस यही चीजें सब में लिखी हुई है पूरे में। तो ये पॉपुलेशन वाला पॉइंट हम लोग पहले लिख चुके हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। तो ऐसे इन वर्ड्स के थ्रू आप अपना आंसर बना सकते हैं। ये गलतफहमी एक तो दिमाग से निकाल दीजिए, सर पूरा पूरा लिखना पड़ता है, ये सारे पॉइंट्स तो कोई याद हमसे होते नहीं है। इवन आप किसी भी फैकल्टी का बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे हो, सब में आपको ये पॉइंट्स वहां पे नजर आ जाएंगे। नहीं आ रहे हैं तो निकाल लीजिए इन पॉइंट्स को, बिल्कुल दिख जाएंगे आपको। उतना आप प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं बच्चे लोगों, तो हमको मार्क्स वहां पे मिलने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस पे आप लोगों को और यहां पे बताना चाह रहा हूं। जैसे सेकंड क्वेश्चन पर अगर मैं आ जाऊं बच्चों, ये वो चैप्टर्स में ले रहा हूं तो जनरली हम लोग सब पढ़ करके जाते ही जाते हैं ना। थर्ड वाला चैप्टर भी हमारा जो है वो बढ़िया चैप्टर है, थर्ड का ए नंबर क्वेश्चन यहीं से आया, ये पूरा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन सच ए वे enable the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidences। इतना पढ़ते ही सबका दिमाग चल जाता है कि चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, ये सब लिखा है। अब टेंशन नहीं लेना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन यहां पूछा है, सीधा पूछ लिया, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग विच प्रोसीजर, नेम द टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर द ऑडिटर कैन परफॉर्म ऑडिट एविडेंसेस। आपको सिंपली नेम पूछ लिया, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर यहां पे लगाने हैं, और मेरे ख्याल से सबको इसका आंसर पक्के से आता ही आता होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट, ये हमारे सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक माना जाता है। ये देखिए यहां अपने को पूरा दे रखा है, ये रहा देखो, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, जो आप बहुत कॉमन तरीके से पढ़ते हो, यही तो आपको लिख के आना था। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, एक हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, एक हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है, या सब्सटेंटिव प्रोसीजर जिसको बोल सकते हो। और ये रहे हमारे पास, सिर्फ नेम पूछे बच्चे लोगों को, सबसे बढ़िया चीज कोई डिटेल तो पूछी नहीं है, खाली आपसे नाम पूछे हैं, तो ये आ जाएंगे। मेनली आईसी जो है वो ये ऑडिट प्रोसीजर लिखता है अपने आंसर के अंदर, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया कि यार ये भी लिख देने चाहिए। रिस्क असेसमेंट वाला और अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर जो दो अपन काम में लेते हैं, बाकी मेनली इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस, एनालिटिकल इंक्वायरी, सीक्वेंस ऊपर नीचे आपकी हो सकती है। जो आप कीवर्ड्स बनाते हो मेमोरी टेक्निक के हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हो, तो ये अपने को आंसर में लिख देना चाहिए था। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर आपका है तो बच्चों मार्क्स मिलेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और बताता हूं, चैप्टर नंबर 4 का एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ये रहा। Z Limited is a manufacturer of ready-made garments. During the year 21-22, they have opened 2 new branches, substantial increase in their sale. Management has appointed CR to review the internal control system. यहां से पता लग गया कि यार इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन लगता है। And they feel as they were left control environment of the company. लेकिन एक्चुअल में पूछा गया है, what is included in the control environment? उसमें इंक्लूड क्या होता है? And what will the auditor evaluate in order to obtain understanding of the control environment? दो चीजें पूछिए, इंटरनल जो अपना कंट्रोल एनवायरनमेंट है उसमें इंक्लूड क्या क्या चीजें होती है, और साथ में ऑडिटर इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड कैसे करेगा एनवायरनमेंट को, ये चीजें हमसे पूछी। अब इसका आंसर भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखिएगा, ये रहा कंट्रोल एनवायरनमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो अब पहले नंबर पे इन्होंने लिख दिया, देखिएगा क्या क्या लिखा, द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। अभी तो छोटा ही पॉइंट है, इसको और क्या छोटा करोगे, ठीक है। तो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट का फंक्शन वो एनवायरनमेंट पे इंक्लूड है। सेकंड नंबर, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन, यानी कि ट्रिपल ए हो गया एक तरह से।
ट्रिपल ए हो गया हमारा, आरआरआर होता है ना वैसे ए बना लो आप इसके अंदर, हॉफ टीसीडब्ल्यूजी सिंपल हो गया। अब ये कुछ वर्ड्स उनको वहां पे चाहिएंगे तो इतनी मेहनत तो अपने को लगानी पड़ेगी यार हमारे पास में, क्योंकि कॉपी चेकर इन वर्ड्स को देखेगा कि भाई इसमें क्या क्या है, एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शन, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन बाय टीसीडब्ल्यूजी। और तीसरे नंबर पे द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट, इतना बड़ा लिखने की जगह अगर आपने लिख दिया टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। जो इन्फ्लुएंस करती है जो भी वहां पे काम करने वाले पीपल है, तो अगर आपने टोन भी लिख दिया, टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो भी हमारा काम यहां पे हो जाएगा बच्चे लोगों। ये यहां पे आपको वर्ड्स व्हाट इज इंक्लूडेड के अंदर लिखने चाहिए थे। फिर उसके बाद आपको दे रखा है बच्चे लोगों कौन सी चीजें ऑडिटर कंसीडर करेगा, है ना, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसमें हमारे पास इतने सारे पॉइंट है। अब ये तो सजेस्टेड से ही आएगा तभी पता लगेगा कि 4 मार्क का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि 2 नंबर इसके होने चाहिए, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट अगर लिखे तो अपने को नंबर मिल जाने चाहिए। हालांकि इसको इसमें बहुत बड़ा आंसर होता है, जी पॉइंट तक पूछे गए 5 तो 7 पॉइंट्स इन्होंने पूछे, तो इतना बड़ा आई थिंक होना नहीं चाहिए आंसर। बट अब ये आईसीए का जब आएगा सजेस्टेड वगैरह तभी पता लगेगा कि कितना इंक्लूड किया है, अदरवाइज ये आंसर हमारा जाएगा। अब इसमें बढ़िया चीज बच्चों सुनिए, इतना डिटेल की जरूरत ही नहीं है। जैसे पहला पॉइंट भी एलिमेंट्स क्या है, पहला एलिमेंट हो गया कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ये ही हमारा एग्जैक्टली फर्स्ट पॉइंट बन सकता है। क्या कहते हो, क्या एलिमेंट्स है, सबसे पहला कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू टू दी पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा ये जो कीवर्ड वाला पोर्शन है अपने आप आ गया। These are essential element that influence and effectiveness of the design administration। इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर आपने ये लिख दिया तो हमारा काम वहीं से हो जाएगा, है ना। सेकेंड नंबर के ऊपर कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस विच इंक्लूड रिक्वेस्टेड स्किल एंड नॉलेज। ये लीजिए जो चाहिए वो हमने सारा का सारा लिख दिया। तो ऐसे अगर आप अपने आंसर को बना लेते हैं तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा, क्योंकि उनको तो वही चाहिए जो वहां पे लिखा हुआ है। अगर इन वर्ड्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें, तो बच्चे लोगों फिर अपने को मार्क्स जो है वो मिलने वाले यहाँ पे नहीं है। तो ये जितने पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें से अपने हिसाब से हमने पॉइंट्स को निकाल लिया। इसमें कीवर्ड भी हमारे सारे के सारे आ गए और जो आंसर चाहिए था वो हमने लिख दिया। ऐसे अगर आप आंसर का प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप काम कर लेंगे। बराबर, बात समझ में आया। तो होप सो कि इस तरीके से अगर हम आंसर को प्रेजेंट करेंगे प्रॉपर तरीके से, देखो 2 चीजें चाहिए, एक तो हमारी स्टडी मजबूत होनी चाहिए, सेकेंड नंबर स्टडी मजबूत होने के बाद हमारा पेपर प्रेजेंटेशन अगर स्ट्रांग हुआ तो हम बहुत आराम से मार्क्स को लेकर के आ जाएंगे। और यही तैयारी अभी मैं आपके साथ में मिलकर के करने वाला हूं, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को हम लोग प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा फास्ट में करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम रहेगा, तो हम रिवाइज भी कर लेंगे। और रिवाइज करने के साथ साथ क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन उस पर कैसा होगा वो हम ट्राई करेंगे पूरा कि हम उसको बहुत बेटर तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सकें, ठीक है। जल्दी ही बच्चे लोगों आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। पहले फोकस ऑडिट के ऊपर रहेगा, साथ साथ में लॉ भी मैं लेकर के आ जाऊंगा बराबर से। अच्छा, लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है कंपनी लॉ के पोर्शन के अंदर, तो वो भी हम सारे के सारे कवर करेंगे। बिल्कुल अमेंडमेंट का अलग से वीडियो आ जाएगा, तो उसका टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इसको फोकस करिए और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग ये बात कर लेंगे कि हम लोग अपना पूरा प्लान कैसे डिजाइन करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में उठाने वाला हूं जो इजी भी हो जाए, जिसमें से क्वेश्चन भी बढ़िया बन जाए। और पहले उतना पोर्शन अगर हम तैयार कर लेते हैं इसी मंथ में, मान लो हमने तैयार कर लिया, तो हमारी तैयारी जो है वो एकदम मजबूती के साथ खड़ी हो जाए कि हाँ भैया थोड़ा थोड़ा सा ऑडिट पर कॉन्फिडेंस आना हमारा शुरू हो गया है। वो सब मैं आपको जल्दी ही आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो जरूर इसको देखिएगा, हाँ एंड तक देखिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जहां कहीं जिसको ऑडिट में दिक्कत आ रही है, उनके साथ में इसको शेयर जो है वो जरूर करिएगा, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो फिर आपसे मुलाकात होती है बच्चे लोगों, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।